Hello everyone. So let me discuss with you the last part of basics of investment. This is the fifth video in continuation. आपने प्लेलिस्ट में चेक किया होगा कि आपने पहली चार वीडियोज में पढ़ा था व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है और कौन कौन सी डिफरेंट सिक्योरिटीज हैं और वो हमें क्या क्या रिटर्न देती हैं। तो ये मैंने फर्स्ट फोर वीडियोज में डिस्कस किया था। अब ये फिफ्थ वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। So let us start. See, in this video, we'll be discussing about modes of investing, approaches to investing, diversification, hedging and arbitrage में क्या difference होता है या क्या meaning होता है इनका, impact of taxes on investment and impact of inflation on investment. So let us start one by one. So see, mode of investing basically means mode means whether you are investing directly or indirectly. For example, I have told you earlier in the earlier video कि म्यूचुअल फंड हमारी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। रीजन बीइंग इज हम अपना पैसा किसी कंपनी को देते हैं जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलती है और वो हमारे बिहाफ पर पैसा आगे इन्वेस्ट करती है। और मान लीजिए कल को मैं डायरेक्टली एक अब मैंने शेयर अकाउंट खुलवाया, डीमैट अकाउंट खुलवाया और मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो वो मेरी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई। और म्यूचुअल फंड जैसे जो होता है वो हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई, इनडायरेक्टली। तो सी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, इट इन्वॉल्व्स बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द इन्वेस्टर देमसेल्फ, जहां पर इन्वेस्टर खुद करे। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, इट इन्वॉल्व्स बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड, इसका एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हो। इसमें देखिए जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टर के पास पूरा कंट्रोल होता है और वो अपनी खुद की स्किल्स यूज करता है, एक्सपर्टीज यूज करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। लेकिन जहां पर आपने पैसा किसी और कंपनी को दे दिया, वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करेगी, तो वहां पर बेसिकली अल्टीमेट डिसीजन कौन लेगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी लेगी। इन्वेस्टर वहां पर सेकेंडरी रोल प्ले करता है। तो देखिए इसमें investor has entire control over investment decision and uses his own skill and expertise. और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में देखिए इन्वेस्टर हैज नो कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज अल्टीमेट डिसीजन इज टेकन बाय द इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए एक और पॉइंट इसमें डिफरेंस है, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिवेंचर्स, टी बिल्स। जैसे मैंने आपको बताया एक तरह से ये इन्वेस्टर हो गया और ये इशुइंग कंपनी हो गई। तो डायरेक्टली इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इशुइंग कंपनी से शेयर खरीद रहा है और इसके लिए वो डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करेगा, तो वो अपना ये एक तरह से डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो गया। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में क्या हुआ, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ, जो मैंने आपको वीडियो थर्ड में भी बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में, जहां पर बेसिकली आप एक 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 ईटीएफ बन जाता है जिसके अंदर हम वेरियस क्लास ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर हो गया, बीच में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई। आपने इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्टमेंट कंपनी को दिया, इन्वेस्टमेंट कंपनी आगे कंपनीज में पैसा लगा रही है बाय चेकिंग की कौन सी कंपनी ज्यादा रिटर्न्स देगी। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग के एग्जांपल ये हो गए। तो ये दो मोड्स होते हैं इन्वेस्टिंग के, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। या तो इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं या शॉर्ट नोट ऑन इन मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग आ जाता है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक देखिए, अप्रोचेस टू इन्वेस्टिंग। इसके अंदर एक हो गया एक्टिव इन्वेस्टिंग और एक हो गया पैसिव इन्वेस्टिंग। तो देखिए एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होगा, जहां पर इन्वेस्टर, जैसे एक तरह से आप कहोगे ना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का ही पार्ट हो गया एक्टिव इन्वेस्टिंग। रीजन बीइंग इज यहाँ पर इन्वेस्टर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अपनी स्किल्स को यूज करता है और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है ताकि उसको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। और पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि रादर देन इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर शेयर, तो बेसिकली वो क्या करता है, इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स क्या होगा, जैसे एक तरह से मार्केट, पूरी मार्केट खरीद ली, सेंसेक्स या निफ्टी, या कोई ईटीएफ खरीद लिया जहां पर वेरियस सिक्योरिटीज होती हैं। तो वहां पर इन्वेस्टर क्या करता है, रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी, और वो कहता है भाई मैं इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो इन दैट केस what happens is, in that case he goes for passive investing. So you can see the meaning. The active investing means the investor is actively engaged in investment decisions. He prefers higher returns than market returns. It is a time consuming process
and requires investment skills. पैसिव इन्वेस्टमेंट में बेसिकली मैंने आपको बताया कि हेयर द इन्वेस्टर मेन एम इज कि भाई ही कैन नॉट डिवोट सो मच ऑफ टाइम और ही माइट नॉट बी हैविंग गुड इन्वेस्टमेंट स्किल्स। तो वो एक पूरा एक ईटीएफ या फंड खरीद लेता है जिसके ब्याह पर वो सोचता है कि उसको एक एवरेज और गुड रिटर्न्स मिलेगा। तो सी, इट इम्प्लाइज मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स टू अर्न मार्केट रिटर्न्स। एक्टिव इन्वेस्टिंग में वो चाहता है कि मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिले, और पैसिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर चाहता है कि उसको एक मार्केट रिटर्न ही मिल जाए जो मार्केट में रेट चल रहा है। इट डज नॉट रिक्वायर मैनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स। ठीक है। तो इसके बाद अब हमारी तीन टर्म्स मैंने आपको बताया था, डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग एंड what is the next one you can see, that is arbitrage. तो सी, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स जब हम सारा पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो रैदर देन इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर फंड या पर्टिकुलर सिक्योरिटी, हम उसको डिफरेंट एसेट टाइप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। रीजन बीइंग इज, कई बार होता है कि कोई पर्टिकुलर एसेट किसी टाइम पर फॉल कर रहा है और उस टाइम पर कोई दूसरा सेक्टर या कोई दूसरा सिक्योरिटी बढ़ रहा होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये बड़ी फेमस कोटेशन है कि भाई अगर सारे अंडे एक ही नेस्ट में रखोगे, एक ही बास्केट में रखोगे, तो चांसेस है कि जो भी मतलब उसको हंट करने आ रहा है वो सारे अंडे खा जाएगा। तो इसी तरह मार्केट में भी रूल यही कहते हैं कि आप अपना रिस्क को उसी तरीके से रिड्यूस कर सकते हो अगर आप अपना पैसा डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में लगाओगे या डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में लगाओगे। तो दैट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। तो यू कैन सी, डाइवर्सिफिकेशन इज इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड एसेट टाइप्स टू रिड्यूस पोर्टफोलियो रिस्क associated with price volatility. Diversification is often done by investing in different asset classes. क्या चाहे तो आप शेयर्स में कर लो, बॉन्ड्स में कर लो, रियल एस्टेट में कर लो, क्रिप्टो करेंसी में कर लो, एंड देन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज विद इन अ क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज विद इन अ क्लास। मान लो शेयर में आप कहते हो सारा पैसा मैं शेयर में लगाऊंगा, तो शेयर में भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट है, बैंकिंग है, ठीक है, फिर आपका ऑटोमोबाइल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर है, वहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो। So the basic idea behind diversification is don't put all your eggs in one basket, जो मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट आ जाता है हेजिंग। हेजिंग का मतलब ये होता है जहां पर इन्वेस्टर, ये जो ट्रेडर होता है, वो एक पोजीशन लेता है ताकि उसको जो गेन्स और जो उसके लॉसेस हैं वो उसको ऑफसेट कर सके। ऑफसेट मतलब वो अपने रिस्क को मैनेज करना चाहता है। अब इसके लिए एक टर्म आपको मैंने आपको पहले डिफरेंट एसेट क्लास में बताई थी, डेरिवेटिव्स। कि डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जब हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी पोजीशन हम आज ही ले लेते हैं जिसको हम अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं। तो हेजिंग भी वही होता है। हेजिंग मीन जहां पर हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। हाउ? बाय टेकिंग अ पोजीशन इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक तरह से ये एक काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस ही होता है, और पोर्टफोलियो भी इसी का एग्जाम्पल होता है। So you can see a hedge is a position taken by a trader using various instruments that is designed to offset gains and losses. This strategy works as a kind of insurance. Hedging is a risk management technique that focuses on minimizing and eliminating the risk of uncertainty. A widely used hedging technique involves buying derivatives. पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेज। तो कई बार आप डाइवर्सिफाई करते हो, क्यों करते हो डाइवर्सिफाई, ताकि आपका रिस्क रिड्यूस हो जाए। तो डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेजिंग ओनली। देन कम्स नेक्स्ट टर्म, दैट इज आर्बिट्राइज। कुछ लोग इसको आर्बिट्राज भी बोलते हैं। देखिए मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे वी हैव टू मार्केट, सेंसेक्स एंड निफ्टी। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो दोनों मार्केट में लिस्ट हैं। तो कई बार क्या होता है, जो दोनों मार्केट में सेम शेयर लिस्टेड होता है उसके प्राइस में कई बार ना 5 पैसे 10 पैसे का डिफरेंस आ जाता है। तो आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, वो 5-10 पैसे का हम बेनिफिट उठा लें। कैसे? जिस मार्केट में रेट ज्यादा है वहां पर हम उसको सेल कर दें, और जिस मार्केट में रेट कम है वहां पर हम उसको बाय कर लें। अब आप कहेंगे 5 पैसे या 10 पैसे का ही डिफरेंस है, लेकिन उसके इसमें हम किससे प्ले करते हैं, क्वांटिटी से प्ले करते हैं। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा डिफरेंस, डिफिकल्टी क्या होती है, टाइमिंग।
क्योंकि कई बार होता है शेयर बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता रहता है, तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्बिट्रेज का मतलब क्या हो गया, जहां पर हम साइमल्टेनियसली एक मार्केट में बाय करते हैं और दूसरे मार्केट में सेल करते हैं। तो देखिए, arbitrage is a simultaneous purchase and sale of an asset in different markets to exploit tiny differences in their prices. Arbitrage trades are most commonly made in stocks, commodities, currencies, and but can be accompanied with any asset. ठीक है, तो इन एसेट्स में पॉसिबिलिटी होती है आप आर्बिट्रेज कर पाओ। आर्बिट्रेज टेक्स एडवांटेज ऑफ सर्टेन इनएफिशिएंसीज इन मार्केट। भाई, जब एक ही शेयर है और दोनों मार्केट में लिस्ट है, कायदे से उसका प्राइस तो सेम होना चाहिए, लेकिन कई बार हम इसको क्या बोलते थे, मार्केट में इनएफिशिएंसीज के कारण हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो गया। By exploiting market inefficiencies, however, the act of arbitrage brings market closer to efficiency. तो इस केस में आप चेक कर सकते हो कि भाई कई बार ये इनएफिशिएंसीज मार्केट में हो जाती हैं। तो जब हम इनएफिशिएंसीज का एडवांटेज लेना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट हो जाता है और मार्केट को एफिशिएंसी लेवल पर ले आता है। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर टर्म, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, अभी पहले तो उसको रीड कर लेते हैं, सिंपल है। टैक्सेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, however the rate of tax differs from investment to investment. To compare alternative investments, the impact of taxes, and compare the alternative investment benefits either pre-tax or post-tax. अब देखिए, पोस्ट टैक्स रेट का कैसे होगा। मान लीजिए जो हमारे को प्री टैक्स रेट मार्केट में 10% का रिटर्न मिलता था, तो उसमें अगर 20% का टैक्स लग रहा है, तो 1 - 0.20 टैक्स रेट यहाँ दिया हुआ ना, तो 1 में से 0.20 माइनस कर दो, तो 10 इंटू 1 में से 0.2 गया तो कितना हो गया, 0.8, तो 10 इंटू 0.8 कितना हो गया, 8%। तो 20% का टैक्स लग गया, तो ये प्री एंड पोस्ट टैक्स है। तो कुछ सिक्योरिटीज ऐसी हैं जिसमें टैक्स नहीं लगता और कुछ है जिसमें टैक्स लगता है, तो उसमें प्री और पोस्ट का टैक्स कहा जाता है। इसका जो प्रैक्टिकल है ना, मैं आपको रिस्क एंड रिटर्न वाले यूनिट में करवाऊंगा। तो देखिए, इन केस ऑफ टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट, नो टैक्स इज टू बी पेड ऑन एनुअल इंटरेस्ट इनकम फॉर द इन्वेस्टमेंट दैट इज टैक्सेबल, वी नीड टू कैलकुलेट टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड। नाउ व्हाट इज दिस टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड? तो ये देखिए, इसका क्या मीनिंग है। इट इज द इक्विवेलेंट प्री टैक्स यील्ड ऑफ द टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड इज इक्वल टू टैक्स फ्री रेट अपॉन 1 - टैक्स रेट। तो अभी मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टैक्स फ्री रेट इज 10%, मतलब आपको इस इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं पे करना और आपको 10% का रिटर्न मिलता है, एंड द इन्वेस्टर इज इन अ टैक्स 30% टैक्स ब्रैकेट, देन द टैक्सेबल एंड इक्विवेलेंट यील्ड विल बी 0.10, क्योंकि 10% है, और 1 - टैक्स रेट है, तो 1 - 0.30, तो इसका मतलब ये कितना आ रहा है, 14.3%। तो 14.3% आपको क्या आ रहा है, ये टैक्स इक्विवेलेंट यील्ड आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका सिंपल मतलब यही होता है कि भाई अगर आपकी टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट 10% का रिटर्न दे रही है ना, मतलब कोई सिक्योरिटी आपको 10% रिटर्न दे रही है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, और अगर आप 30% आप पे टैक्स लग रहा है, तो इसका मतलब उस, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसा समझिए, मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पे टैक्स नहीं लगेगा, तो मेरी इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है, तो 10% का मुझे रिटर्न मिलेगा एक इन्वेस्टमेंट से। अब आप हैं, आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप कहते हो कि यार आपको तो 10% मिल रहा है, तो मुझे भी कायदे से 10% मिलना चाहिए, चाहे मुझ पर टैक्स लगे या ना लगे। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको अगर मेरी तरह 10% का टैक्स चाहिए, टैक्स टैक्स फ्री रेट चाहिए, तो आपको 14.3% इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट 14.3% रिटर्न कमा कर देगी, उस पर आप 30% टैक्स पे करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका भी टैक्स रेट कितना आ जाएगा, 10%। तो कहने का मतलब क्या है, 14.3% पे 30% जब आप टैक्स माइनस कर दोगे, तो आपको भी 10% का रिटर्न आएगा। तो टैक्स इक्विवेलेंट यील्ड का मतलब क्या हुआ, इसका सिर्फ इसका सिर्फ यही मतलब हुआ कि अगर कोई इन्वेस्टर है, उसको टैक्स पे करना है,
तो 30% का टैक्स पे कर रहा है, तो उस केस में उसको 14.3% एटलीस्ट इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा, ताकि उस पर 30% पे करने के बाद वो टैक्स परसेंट 10% टैक्स इंटरेस्ट कमा सके। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा, तो फिर वो तो आपको उतना ही मिलेगा जितना वो ऑफर कर रहे हैं। देन लास्ट इन दिस कम्स इज इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब आपको पता है महंगाई होता है। तो इन्फ्लेशन मीन्स डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, जो हमारी रियल इनकम होती है और उसमें कमी आ जाती है, बिकॉज चीजें महंगी होनी शुरू हो गई over the period of time, or when the investment returns do not match the increasing rate of inflation, it is known as inflation risk, और इसी को हम बोलते हैं परचेजिंग पावर रिस्क। अब मान लीजिए पहले आप 1 लाख में, फॉर एग्जांपल, आप 1000 यूनिट्स बाय कर पा रहे थे, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई, अब आपकी इनकम तो 1 लाख रुपए ही है, लेकिन अब 1000 की जगह आप 900 यूनिट्स ही बाय कर पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई, आपकी रियल इनकम कम हो गई। इवन आपको मिला 1 लाख रुपए ही रहे हैं, लेकिन उससे आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो रियल इनकम इज डिफाइंड एज नॉमिनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो रियल इनकम कैसे निकालते हैं? 1 प्लस नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको रिस्क एंड रिटर्न में करवाऊंगा, जहां पर हमें वेरियस सिक्योरिटीज का रिटर्न गिवन होगा और हम वहां पर रियल इनकम और टैक्स का इफेक्ट निकालेंगे। तो अभी यहाँ पर ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। और जनरली हम लोग अगर चेक करेंगे ना, तो इक्विटी शेयर्स आर जनरली कंसिडर टू बी अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, जब शेयर मार्केट भी बढ़ना शुरू करती है, तो हमें ये थोड़ा सा लगता है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट शेयर्स ही ज्यादा अच्छे से कवर अप कर पाते हैं एज कंपेयर टू अदर सिक्योरिटीज लाइक डेट, इन लोन एक्सेट्रा। सो दिस इज वेयर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर, और जिसको हम बेसिकली बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट या बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आई होप इसकी 5 वीडियोस हैं, आप जब भी कोई वीडियो वॉच करते हैं इसकी, तो वहां पर मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा हुआ है, जिससे आपको इजी हो जाएगा कि ये कौन से चैप्टर का पार्ट है। तो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट इफ यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।